विरोधियों से आने वाली हर ईंट से मैं दीवार बना देता हूँ। इतना बड़ा आत्मविश्वास रखने वाला नेता ही अपने राजनीतिक विरोधियों पर अस्त्र प्रयोग में कुशल हो सकता है। आपको याद होगा कि ये शब्द हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। वह राजनेता ही क्या जिसे यह नहीं मालूम कि किस समय पर किस राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग किया जाए और कब अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया जाए। वर्तमान सरकार में बैठे थिंक टैंक को ये इल्म है, इससे इनकार करना सच्चाई से आंख मूंद लेना जैसा है। चलिए मैं आपको लगभग 29 वर्ष पूर्व ले जाती हूँ, जब बीजेपी में शीर्ष अटल आडवाणी की जोड़ी निर्णायक फैसलों के लिए सूक्ष्म ही नहीं अपितु कारगर भी थी। यह वह दौर था जब बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी बहुजन समाज में अपनी स्वीकार्यता स्थापित कर चुके थे। उनका स्लोगन था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के लिए मंडल कमीशन अगले की फांसी बन गया था। उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे शीघ्र मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करें। आडवाणी जी को लगा कि अब वह राजनीतिक अस्त्र प्रयोग करने का वक्त आ गया है। बहुजनों का ध्यान मंडल कमीशन की सिफारिशों से हटाने के लिए उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा शुरू कर दी। क्योंकि राम मंदिर एक हिंदू आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसलिए अधिकांश एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग साझे में आ गए और इस कार्य में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस यात्रा से एक तीर से दो शिकार हो गए। परिणाम यह निकला कि एक तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने पर स्वर्णों में व्याप्त असंतोष पर काबू पाने में सफलता मिली और दूसरी मान्यवर काशीराम जी की बहुजनों में बढ़ती स्वीकार्यता की दिशा को मोड़कर अधिकांश बहुजनों का ध्यान राम मंदिर निर्माण की ओर आकर्षित कर दिया गया। यह बात अलग है कि बीजेपी मान्यवर काशीराम जी के अस्त्र को पूरी तरह नहीं काट सकी, लेकिन थोड़ा कुंद करने में आंशिक सफलता अवश्य मिली। समय समय पर बीजेपी का थिंक टैंक अपने राजनीतिक अस्त्रों का प्रयोग करता रहा। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के अस्त्र का प्रयोग किया गया था। जब बीजेपी के थिंक टैंक को लगा कि जनता में कुछ मामलों को लेकर असंतोष है और उनकी जनता में उनकी लोकप्रियता गिर रही है, तब इत्तेफाक से एक ऐसी आतंकी घटना हुई जिसने भारतीय जनभावना को झकोर कर रख दिया। जी हाँ, मैं पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत की बात कर रही हूँ। भारत का हर एक व्यक्ति पुलवामा का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहा था। सभी को लग रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट पर एयर अटैक कर दिया गया। फिर क्या, अब जनता खुश थी। मोदी जी की कुंद हो रही लोकप्रियता धीरे धीरे पुनः वापस आने लगी। 2019 के चुनाव में निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद के आगे सभी अन्य मुद्दे गौड़ साबित हुए और बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और उनके करीबी अमित शाह की सूझबूझ और सही समय पर सही राजनीतिक अस्त्र के प्रयोग करने की नीति ने सभी विपक्षी दलों को चित्त कर दिया। वर्तमान समय में पूरे विश्व पर मंदी का साया मंडरा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। आर्थिक मंदी के इस दौर में जहां पहले से ही बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ी थी, वहीं नौकरियों में छटनी ने आग में घी का काम किया। बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आर्थिक सुधार के लिए किए गए उपाय भी नाकाफी साबित हुए। जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था, उनका धैर्य जवाब दे रहा था। ऐसे में अस्त्रों के खिलाड़ी बीजेपी के थिंक टैंक ने एक बार फिर अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। यो तो अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर बीजेपी का शुरू से ही रुख साफ रहा है कि ये हटना ही चाहिए। उनके एजेंडा में भी था, बस आवश्यकता थी उपयुक्त समय आने की। अब वह समय आ चुका है और मंदी के इस दौर में जनता को खुश करने का मौका भला बीजेपी अपने हाथों से कैसे जाने देती। थिंक टैंक से सलाह मशविरा करने के उपरांत योजना
योजनाबद्ध तरीके से अपने राजनीतिक अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर दिया। इसका कार्ड कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के पास भी नहीं था। संसद के दोनों ही सदनों में बहुमत से अनुच्छेद 370 को दफन कर दिया गया। आशा की जानी चाहिए कि इसके बाद की स्थिति संतोषजनक होगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता इस ऐतिहासिक बदलाव को स्वीकार करेगी। नागपुर बीजेपी के थिंक टैंक की फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री सन 1925 में स्थापित हुई थी और समय समय पर स्थिति के अनुकूलन अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रही है। किसी भी विचारधारा को जीवित रखने के लिए थिंक टैंक का होना एक आवश्यकता है। कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस से जनता का स्वाभाविक जुड़ाव इसलिए भी था कि इस पार्टी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही थी, लेकिन इस एहसान को मानने वाले लोगों की पीढ़ी विलुप्त प्राय हो चुकी है। अब नई पीढ़ी लोकतंत्र में अपना भविष्य तलाश रही है। जनता अपनी आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने वाले नेताओं को ही अवसर देना चाहती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस में कोई ऐसा नेतृत्व उभर कर नहीं आया जिसके पास राजनीतिक अस्त्रों का जखीरा हो। ऐसा भी कोई नहीं बचा है जिसे उपयुक्त समय पर राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग करना आता हो। कांग्रेस के अधिकांश नेता तो नागपुर के थिंक टैंक से ही प्रभावित रहे हैं और उस विचारधारा से उनका स्वाभाविक जुड़ाव भी रहा है। कांग्रेस में तो वे पद की लालसा से जुड़े रहते हैं। अब जब कांग्रेस की नौका डूबने के कगार पर आ पहुंची है तो उसे बचाने की बात वे क्यों सोचें? उनके लिए उसमें से निकलकर अपनी मूल विचारधारा अपनी पार्टी में शामिल होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि आखिरकार उनकी मूल विचारधारा तो वही थी। बीएसपी को तो थिंक टैंक की फैक्ट्री लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस पार्टी की नीतियां अम्बेडकरवादी विचारधारा पर आधारित हैं। बाबा साहब तो इतने बड़े थिंक टैंक थे कि भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों में उनके विचारों की उपयोगिता को महसूस किया जा रहा है। उन्होंने शायद ही कोई विषय छोड़ा हो जिस पर ना लिखा हो। उनकी लिखी हुई बातें आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगी। बाबा साहेब तो सागर जैसे थिंक टैंक है जो कभी रिक्त होने वाला नहीं है, लेकिन यदि हमारे नेताओं ने इस थिंक टैंक से तनिक भी प्रेरणा ली होती तो आज SC, ST और OBC की स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर होती। बीएसपी में भी कांग्रेस की तरह ऐसे नेताओं का प्रवेश हो चुका है जिन्हें बीएसपी की आइडियोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ पद, प्रतिष्ठा और टिकट का लालच बीएसपी की ओर खींचकर ले जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही पार्टी सत्ता से दूर हुई, पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी से किनारा करके अपनी मूल विचारधारा वाली पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। बीएसपी ने बीजेपी की तर्ज पर अपने थिंक टैंक का प्रयोग नहीं किया। बीएसपी ना तो पूरी तरह से बाबा साहेब की विचारधारा का ही अनुसरण कर पा रही है और ना ही उसकी बहुजन विद्वानों को विद्युत परिषद में शामिल कर उनसे लाभान्वित होने की कोई योजना है। पार्टी से जा चुके लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज के लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ता बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा के शिकार हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं को यथोचित सम्मान नहीं मिल रहा है, उनसे दूरियां बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि उन्हें बीएसपी सुप्रीमो से मिलने तक नहीं दिया जाता है। मैं नहीं जानती कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। बीजेपी आज शिखर पर इसलिए पहुंची है क्योंकि नागपुर की फैक्ट्री से जो थिंक टैंक का उत्पादन हो रहा है उसका सम्मान होता रहा है और समय समय पर उनका समावेश भी होता है। आज बीजेपी अधिकांश राज्यों में और केंद्र में सत्तासीन है, लेकिन प्रमुख पदों, मंत्रालयों में उसके मात्र संगठन RSS के ही लोग पदासीन है। बीएसपी को यदि आगे बढ़ना है तो राज्य एवं केंद्र में सत्तारूढ़ होना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा वाली फैक्ट्री से उत्पन्न थिंक टैंक को पार्टी की गतिविधियों से जोड़ना होगा और समय समय पर उनसे मशविरे भी करना होगा। मान्यवर काशीराम जी एक ऐसे प्रभावी थिंक टैंक थे जो अपने में संपूर्ण थे। बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पर चलकर ही बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का नारा चरितार्थ हो सकता है और सत्ता की चाबी भी हासिल हो सकती है।